राजेश साहब, अभी जो आप पे केस हुआ था वो उसके हवाले से बताएं कि क्या हुआ था, किसने केस किया था आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस असल में मुझ पे किसी ने नहीं किया था। मेरी क्योंकि मेंबरशिप को जो इलेक्शन कमीशन को जब लिस्ट दी गई तो उस पर सस्पेंड लिख दिया गया था। तो मैं अपनी मेंबरशिप की जो सस्पेंशन थी उसको रिमूव करवाने के लिए कोर्ट मुझे जाना पड़ा, क्योंकि ये एक इलीगल काम था जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो मौजूदा हैं उन्होंने किया था। और उन्होंने क्या किया था कि ये जो उसका तरीक़ाकार है वो ये होता है कि मैनेजिंग कमेटी से पहले अप्रूवल ली जाती है। लेट्स से कि अगर मैनेजिंग कमेटी अप्रूवल ना दे और वहाँ पे ये फैसला ना हो सके तो फिर एजीएम में ये फैसला लिया जाता है। तो जो मौजूदा सदर हैं उन्होंने ना तो मैनेजिंग कमेटी से जो मूव किया था उन्होंने वो भी उनका रिजेक्ट हो गया था। मेरे हक़ में 12 वोट आए थे और मेरी मुखालफत में जो है वो 8 वोट आए थे। तो 12-8 से वो भी हमारी मैनेजिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर जब एजीएम हुई तो एजीएम में इसको पेश ही नहीं किया गया। तो वो इसी उसके साथ हुआ ये कि वो क्लेवरनेस उन्होंने दिखाई कि जब उन्होंने लिस्ट हैंड ओवर की इलेक्शन कमीशन को तो उसमें मेरी मेंबरशिप के आगे उन्होंने सस्पेंड लिख दिया गया। तो उसके लिए मैंने कोर्ट में जो है ना सीनियर सिविल जज के यहाँ मैंने अप्लाई किया था। तो वहाँ से उन्होंने मुझे ऑर्डर जो था वो इंटरम ऑर्डर दे दिया था, जो कि 5 तारीख को दिया था। उस पर से हुआ था मेरे फिर नॉमिनेशन पेपर जो थे वो मैंने वो लिए भी और जमा भी करवा दिए। तो फिर इन्होंने जो है उस केस के अगेंस्ट जाके इन्होंने मुझसे जो किया तो उस पर 20 तारीख को उसी जज से इन्होंने जो है ना वो केस को मैनेज किया। मैनेज करने के बाद उसको जो है ना वो फैसला जो था रिमूव करवाया। मेरे जो इंटरम ऑर्डर था उसको इन्होंने रिमूव करवाया और उसकी वजह से फिर थोड़ा सा मुझे जब प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं आगे जो है ना सिविल जो हमारे जो जज थे सीनियर जज उनके पास मैं गया, जो सेशन जज हैं। तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने फिर ये जब केस पूरा सुना, दोनों पार्टीज़ के वकीलों ने जो उसमें आर्गूमेंट्स किए और आर्गूमेंट्स करने के बाद एविडेंस के बाद फिर उन्होंने जो वो जज साहब ने जो है वो जो 20 तारीख वाला फैसला था उसको उन्होंने जो है ना वो सेटिसाइड कर दिया और उसको बाद जो है ना वो मेरी जो पोजीशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गई। तो ये था उसका माजरा कि जो सदर साहब हैं उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, जो कि हमारा आइन जो है जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता वो उन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से ये डिक्लेरिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल में कि मेरे लिए और पूरे डिक्लेरियंस के लिए एक नई बात थी। और उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि जब 27 तारीख को ये फ़ैसला मेरे हक़ में आया तो मेरे तमाम जो डिक्लेरियंस हैं उनकी राय जो है वो यकसर तब्दील हो गई कि जो मेरा ग्रुप, जिस ग्रुप से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ या कर रहा था अभी मैंने, क्योंकि अपनी जगह ज़ुबैर बेग भाई को अब हमने किया है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे ग्रुप को हमारे सिंपैथीज़ मिली है हमारे तमाम वोटर्स की और सपोर्टर्स की। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्ट कचहरी वाला जो मामला था हमारे हक़ में आने के बाद हमारे जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं उनकी राय जो है वो तब्दील हुई है और ज़्यादातर तादाद में लोग जो है ना वो अब यूटीए को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे डिक्लेरियन को कि अपने हवाले से, अभी करंट अपने केस जीतने के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि डिक्लेरियन जैसे आप लोगों ने देखा सुना कि जो इस डिक्लेरिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ, उसको देखते हुए जितने भी लोग हैं, अगर आप ये समझते हैं कि डिक्लेरिया का इमेज बिल्डिंग जो हमारे 4 साल दौर था जिसमें मैं 4 दफ़ा मतलब है 4 साल जो मैं प्रेसिडेंट रहा 2 टेन्योर में, तो मैंने जो काम किए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो डीएचएस सिटी का प्लॉट था जिसको एक इशू बनाया गया वो डिक्लेरिया का प्लॉट है। आज भी मैं ऑन एयर ये विटनेस कर रहा हूँ, डिक्लेरियन का प्लॉट है, उसके मालिक तमाम डिक्लेरियन है और वो हमने डिक्लेरिया हाउस बनाने के लिए लिया था। तो इंशाल्लाह मेरा ग्रुप जीत के आएगा तो मैंने अपने तमाम डिक्लेरियन से वादा किया है कि ये डिक्लेरिया हाउस ही इंशाल्लाह बनेगा। और मैं ये कहूँगा कि डिक्लेरिया के तमाम मेंबरान से कि वो इस इलेक्शन में भरपूर तौर पर यूटीए के तमाम कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब बनाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरह पहले आप लोगों के लिए काम कर रहे थे स्पोर्ट्स के, रिलीजन्स के और जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, वेलफेयर की एक्टिविटीज़ थी, मेडिकल के हवाले से जो एक्टिविटीज़ थी, वो इंशाल्लाह हम उसी तरह जारी और सारी रखेंगे जैसे पहले हमने अपने पहले अदवार में शुरू की थी। एक सवाल मेरा और है कि अभी हालिया भी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल देख रहा था जिसमें आपकी मुखालफत में वो वायरल हुई थी वीडियो, तो उसके हवाले से कुछ कहेंगे कि वो आपके मतलब है कि उसमें आप हार गए और केस कोर्ट के हवाले से कुछ कह रहे थे, और उसके हवाले से कुछ आप कहें भी और मज़ीद कि आप उसके हवाले कोई कानूनी चाराजोई भी करेंगे उस हवाले से?
देखें, वो असल में जो वीडियो बनाई थी उन्होंने, जब वो 20 तारीख को फैसला हुआ था ना, जो फैसला जो अपना जज साहब ने अपना फैसला चेंज किया था, जो इंटरम ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स किया था, वो उसके बाद आई थी। तो वो जो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, तो हर आदमी अपने हिसाब से वो बात करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे उसके मुताबिक उनको चाहिए था कि अब जब ये फैसला मेरे हक़ में आया है तो इस किस्म की कोई चीज़ वो भी चलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ग्रुप की सियासत होती है, जबकि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सियासी नहीं है, वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है। हम अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे जो रियल्टर्स हैं, उनकी वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। वो कानूनी हो तब भी, वो माली हो तब भी, वो अखलाकी हो तब भी, वो सोशल हो तब भी, तो हम इस किस्म की करते हैं। तो लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म को अब जो है ना, मेरा ख्याल में कि वो एक सियासी आप कह लें, या जो शहर के जितनी भी तंजीमें हैं उनके उसमें कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इतना प्रमोट किया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो डिस्क्लेरी है इसको जाना पहचाना जाता है और इसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ज़ुबैर साहब, अभी आप जो कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका क्या विजन है इस हवाले से? मेरा नाम ज़ुबैर बेग है। मैं इस डिस्क्लेरी इलेक्शन 2021 में एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा विज़न यही है कि जो इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे जो चैलेंजेस हैं, जो बुरहान का शिकार हुई है, इस वक्त शदीद मंदी है, उसमें कई वजूहात हैं। कुछ में FBR है, टैक्सेशन के बहुत मसाइल हैं, और FATF है। FATF का कानून जो है वो हमारे मुल्क पे देखें लागू किया गया है, और लेकिन गवर्नमेंट ने लागू करने से पहले जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा नहीं किया। कानून बनाने से पहले हमेशा उसके स्टेक होल्डर से डिस्कस किया जाता है, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली एक वेबसाइट पोर्टल बनाया और कहा ये रजिस्टर हो जाए। अब बात इसमें बहुत सारी अनामलीज़ हैं। अब अनामलीज़ जो हैं वो तभी क्लियर होंगी जब गवर्नमेंट हमसे इंटरेक्ट करेगी, हमसे बात करेगी। फ़िलहाल तो हमने उनको पढ़ा है, वो हमारे, तो वो हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। हम उनकी जो नॉर्म्स एंड कॉन्स हैं वो हम मीट ही नहीं कर सकते। हम अपनी पार्टीज़ और अपने क्लाइंट्स जो हमारे 20-20 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। अब पाकिस्तानी शहरी हैं तो उनका रिकॉर्ड्स तो पाकिस्तान के हर बैंक में, हर इंस्टीट्यूट में, हर प्रॉपर्टी का उस डिपार्टमेंट में। CNIC जब से नादरा आया है तो CNIC की वजह से तमाम चीज़ें वैसे ही क्लीन और ओपन है। तो उस सिलसिले में हमारी जो पतली गर्दन रियल स्टेट की है वो क्यों पकड़ी जा रही है? 10 लाख ख़ानदान इसके साथ आबाद हुए हैं जो इस रिस्क रोटी चल रही है जिनकी इस रियल स्टेट से पूरे पाकिस्तान में। तो ये तो उनका माशी कत्ल है। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं, ये इन पॉलिसीज़ पे नज़रसानी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, और खुदारा गवर्नमेंट को जो है वो कोई भी कानून बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर से लाजमी मशवरा करना चाहिए, फिर कानून बनाएं ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी जो पोजीशन है, अभी करंट जो इख्तिदार में जो आपके लोग हैं, जो अभी हालिया जो लोग, उसके हवाले से क्या आप मुतमईन हैं उनकी सर्विस से? देखें, अभी हमारे इलेक्शंस आ गए हैं। जो हमारी पहले 2 साल की गवर्नमेंट थी, देखें उसमें जनाब नूर अबरे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, वो पॉलिसीज़ जो जितनी अपनी उनकी ज़ाती पॉलिसीज़ थी वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे अपने वोटर्स पे, अपने तमाम जो हमारे मेंबर्स थे डिस्क्लेरिया के। लेकिन बात यह है कि कुछ मेंबर्स की भी सुनी जाती ना। आखिर जो कारोबार है वो मेंबर्स और जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है वो दोनों मिल के, हम दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा मसाइल हल करते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने सिर्फ अपनी चलाई, डायरेक्ट जाके FBR हाउस में मुलाकात की और FATF के पोर्टल पे कहा जी आप सुबह रजिस्टर हो जाएं। ना उन्होंने हमें बताया कि इसके मकासद क्या हैं। हमें ये नहीं पता कि ये जो फॉर्म हमें इशू हो गया, जो आज सडनली 7 डेज़ का हमें नोटिस दे दिया गवर्नमेंट ने कि विदिन 7 डेज़ आपको जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा। तो हमें पता तो लगे ना हम किस चीज़ में रजिस्टर होने जा रहे हैं। पहले कोई डिस्कस नहीं, ये डायरेक्ट मान के आगे वहाँ पर। अब देखें, हम लोग, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट यकजा हों। अगर मुझे यहाँ कन्वेंशन बुलाना पड़े कराची में, मैं पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट ब्रोकर्स के जो एसोसिएशन के हेड हैं उनको कराची बुलाऊंगा, लाहौर के, इस्लामाबाद के, और हम लोग इंशाल्लाह मुश्तरका लाए अमल देंगे। और गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे खुदारा ऐसी पॉलिसीज़ जो है ना बनाई जाएँ जिससे माशी कत्ल हो हमारा। तो आप RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से भी कुछ आप
जी देखें, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के हम हमेशा से हामी रहे हैं। देखें, रियल स्टेट पे बिल्कुल इसको रेगुलेट भी करना चाहिए। प्रॉपर रियल स्टेट जितनी हमारे कवानीन बने वो हमारी मुशावरत से बने, और हम चाहते हैं कि हम रेगुलेट, हमारा कमीशन रेगुलराइज हो ना। अब पूरी दुनिया में कहीं 5% है कि 7% है, उसमें मेंटेनेंस भी आ जाती है, उसमें रियल स्टेट के बड़ा अहम किरदार होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस ही नहीं करती गवर्नमेंट। या तो हमें भी 2% या 3% का प्रॉपर हमें कानून बनाए ना, कानून बनाए, ताकि हम जब कमीशन मांगते हैं तो कोई हमें आधा भी दे देता है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट, हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी बात माने, हम गवर्नमेंट की बात माने, वाइस वर्सा होना चाहिए ना कि जनाब हम पे इम्प्लीमेंट कर देना और हमारे हकूक़ का कोई ख्याल ही ना करे। ये तो नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ।